हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना टक्कर। और आज हम बात करेंगे बिजनेस एनालिटिक्स का, जो हमारा लेसन नंबर 4 है, यानी चैप्टर 4 है, डेटा स्ट्रक्चर इन आर। आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, नोट से रिलेटेड या असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करके जो है मतलब डीएम कर सकते हैं, और नहीं तो आप जो है यूट्यूब पे भी कमेंट करके भी अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो आओ फटाफट से ये चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नोट्स बाय करने हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आपको खुद भी प्रिपेयर करने हैं तो आप टाइमली इसको प्रिपेयर कर लें, बट नोट्स आपको जो है वो होने चाहिए, ताकि आप लास्ट मिनट पे जो रिवीजन करके जाएंगे वो बहुत ज्यादा काम आती है। तो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर इन आर को, कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली है क्या। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे तो आपको पहले वो देखना पड़ेगा, सो दैट ही आपको ये आगे के चैप्टर समझ आएंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं ताकि आपको चीजें इजीली समझ में आ पाए। तो होता क्या है कि अगर हम बात करें, इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट दैट डेटा स्ट्रक्चर एंड दे यूज टू ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस डेटा मोर इफेक्टिवली। ठीक है, एफिशिएंटली। तो हम बात करते हैं कि हम काफी सारी चीजें पढ़कर आए हैं। आर के बारे में हमने पढ़ा और बहुत सारे डेटा के बारे में पढ़ा। तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर हैं और उनके यूजेस हैं, जिससे हम चीजों को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं और अपने डेटा को प्रोसेस कर पाते हैं efficiently. You may think of a data structure as a blueprint that indicate how to arrange and store data, कि आप डेटा को कैसे जो है वो अरेंज करेंगे एंड स्टोर करेंगे। The design of any structure is deliberate as it's allowed data access and manipulation in certain structured way. तो बेसिकली बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे टूल्स जो हैं दीज, मतलब बेसिकली अगर हम बात करें कि वी यूज स्पेशलाइज मेथड और फंक्शन टू इंटरैक्ट विद दी स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग एंड स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, जैसे कि आर, लाइक आर। दीज टूल आर बिल्ड फॉर इजियर वर्किंग विद डेटा, कि हम डेटा के साथ बहुत इजी तरीके से काम कर पाए। एंड वर्किंग विद डेटा ऑफ ऑल शेप्स एंड फॉर्म, जितने भी तरह के शेप या फॉर्म में हम कह सकते हैं डेटा को। आर ऑफर 6 की डेटा स्ट्रक्चर टू वर्क विद वेक्टर आता है, जिसमें आपके मैट्रिसेस आते हैं, अरेज आता है, लिस्ट आती है, फैक्टर एंड डेटा फ्रेम्स आती हैं। ये आपकी 6 चीजें आती हैं जो कि आपको कनेक्ट करती हैं। यानी कि आर ऑफर करता है 6 की डेटा स्ट्रक्चर टू वर्क विद, ये इनके साथ काम कर पाता है। ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। जैसे आर ऑफर 6 की डेटा स्ट्रक्चर, वेक्टर, मैट्रिसेस, अरेज, लिस्ट, फैक्टर एंड डेटा फ्रेम। ठीक है, जो आपकी बुक में मेन दिया है वो मैंने यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ समझ रहे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। डेटा स्ट्रक्चर आर क्या है? यूज स्पेशलाइज्ड मेथड और फंक्शन टू इंटरैक्ट विद दी स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर लाइक आर। यानी कि जो डेटा स्ट्रक्चर आ रहा है, यानी कि हम स्पेशलाइज मेथड और बहुत सारे फंक्शन का इस्तेमाल करके हम जो है इंटरैक्ट कर पाते हैं विद दी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, जैसे कि आर। ठीक है, तो अब इसमें 6 जो आते हैं, जो हमारे ऑफर 6 की डेटा स्ट्रक्चर आते हैं, जैसे कि वेक्टर, तो वो हम समझेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें समझना है 2 कैटेगरीज आती है हमारी बेसिकली। तो 2 कैटेगरीज कौन कौन सी है वो हमें समझ लेना है। फर्दर दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, यानी आगे भी फर्दर इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो आती है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर, यानी ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं। यानी एक होता है हेट्रोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस। तो बेसिकली जो आपका हेट्रोजीनियस होता है उसमें चीजें आपकी डिफरेंट होती है, और होमोजीनियस मींस होता है आपकी चीजें सिमिलर होती है, सेम होती हैं। तो हेट्रोजीनियस में क्या क्या आता है? यही 6 चीजों को बांटा गया है 2 अलग अलग पार्ट में, यानी इन्हीं 6 चीजों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसको हमने स्ट्रक्चर का नाम दिया हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर एंड होमोजीनियस स्ट्रक्चर। तो लिस्ट आ गया, फैक्टर आ गया, डेटा फ्रेम आ गया, ये सारे हेट्रोजीनियस में आते हैं, और होमोजीनियस में वेक्टर, मैट्रिसेस एंड अरेज आता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको इतना समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बारी हम। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे ऐसा समझा रही हूँ, उसके बाद आपकी जो यूनिवर्सिटी की जो पीडीएफ उसमें जो टेबल्स बने हुए हैं उसको मैं और अच्छे से समझाऊंगी, सो दैट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। वेक्टर में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले यहाँ लिखा है इफ स्टोर मल्टीपल वैल्यूज कॉल्ड मोड्स लाइक न्यूमेरिक करेक्टर आ जाते हैं, लॉजिकल और वैल्यूज जब आती हैं तो उसे हम वेक्टर के तौर पे लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको बुक में एक टेबल भी दिया गया है जिसमें काफी सारे वेक्टर्स के बारे में पढ़ाया गया है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी, जिसमें डेसिमल, होल नंबर्स आते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज उसमें ऐड करते हैं, ट्रू फॉल्स आता है, ये सारी चीजें वेक्टर के अंदर, मतलब न्यूमेरिक कैरेक्टर आते हैं, नंबर वाले, लॉजिकल वैल्यू, सारे वेक्टर के अंदर कंसीडर होते हैं। इफ स्टोर मल्टीपल वैल्यूज कॉल्ड मोड्स। ठीक है, फिर आता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आप लोगों ने, जिन बच्चों के पास
12th में मैथ्स थी, तो उन्होंने ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर जो है वो पढ़ा होगा। तो मैट्रिसेस में आप लोगों को पता है उसमें कॉलम एंड रो पे बात होती है, जैसे 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से जो मैट्रिसेस होता है जिसमें रो एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है, रो कॉलम, ठीक है, तो इस तरीके से रहता है आपका। तो ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर मैट्रिसेस में। वेक्टर विद 2 एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स नेमली नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आते हैं, जिसको हम मैट्रिसेस का नाम देते हैं। मैट्रिसेस में क्या होता है, 3 आपके इस साइड हो गए, 3 इस साइड हो गए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9 हो गया। तो इस तरीके से होता है, अलग अलग नंबर्स होते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये मैट्रिसेस भी जो है वो आर के अंदर यूज होता है। लिस्ट क्या होती है, इट इज यूज टू स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा। आप किसी भी तरीके का डेटा को स्टोर कर सकते हैं लिस्ट में, लाइक नंबर्स हो गए, कोई भी करेक्टर हो गया, वेक्टर हो गया, मैट्रिसेस हो गया, सारी चीजें लिस्ट के अंदर आती हैं। फैक्टर्स में क्या आता है, इट इज अनदर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि लाइक आर दैट क्रिएट्स बाय यूजिंग अ वेक्टर। इट स्टोर, ये क्या क्या स्टोर कर पाता है, इट स्टोर वेक्टर एज वेल एज रिकॉर्ड, यानी ये रिकॉर्ड भी करता है और चीजों को, वेक्टर को स्टोर भी करता है। तो उसे हम जो है लेवल का नाम देते हैं, ठीक है। डेटा फ्रेम्स क्या होते हैं, तो डेटा फ्रेम्स है, इट इज द 2 डायमेंशन टेबुलर डेटा कॉमनली यूज फॉर स्टोरिंग। कोई भी चीज को हमें स्टोर करना है या डेटा को अंदर जो मैनिपुलेटिंग हो जाती है, वो सारी चीजों के लिए हम डेटा फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमें कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है, वैल्यू में चेंज करना है, 3 से 5 करना है, 5 से 10 बढ़ाना है, कम करना है, वो सारी चीजें हम डेटा फ्रेम में करते हैं। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पाते हैं। एंड डेटा जो होता है उसके हम सबसेट बना पाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ह्यूज डेटा है। इसी बड़े डेटा की वजह से ही हम आर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी आर के यूज करने की वजह से हम इसको, बड़े डेटा को, लार्ज डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, जिसे हम सबसेट का नाम देते हैं, जो कि हम डेटा फ्रेम में इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है डेटा फ्रेम आर वेरी फ्लेक्सिबल, वही इजी अलाउ टू सब्जेक्ट ऑफ द डेटा मॉडिफिकेशन ऑफ द वैल्यू, कि हमें अगर वैल्यूज में मॉडिफिकेशन करना है, चेंजेस करने हैं, तो हम डेटा फ्रेम में कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है कंडीशनल एंड कंट्रोल फ्लोज, जिसमें आता है आर स्टेटमेंट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो हमारा कंडीशनल एंड कंट्रोल फ्लोज होते हैं, इसके हम चीजों के अंदर ट्रू और फॉल्स अभी हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बुक का ही आपका एग्जाम्पल लिया, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली कंडीशनल एंड कंट्रोल फ्लोज में क्या होता है, आर स्टेटमेंट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग। आर बहुत ही सिंपलेस्ट है, एक तरीके का टूल, आपका एप्लीकेशन जो है, बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली, तो वो क्या है, वो आपका, आपकी डिसीजन मेकिंग को बहुत इजी बनाता है। जैसे कि ट्रू और फॉल्स, मैं एग्जांपल समझाती हूँ। आई विल गो आउट इफ इट इज रेनिंग एल्स आई वोंट, यानी कि अगर एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेती हूँ कि अगर बारिश हो रही है, मैं उसको कमांड देती हूँ कि भाई मैं बाहर जाऊं या ना जाऊं, तो उसका एग्जांपल क्या होगा, मतलब उसका जो आउटपुट होगा, मैंने इनपुट दे दिया, अब मुझे आउटपुट जो मिलेगा वो ट्रू या फॉल्स में मिलेगा, या तो ट्रू मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। लेकिन आपकी बुक में अगर आप ये देखोगे तो उसमें ट्रू भी दिया हुआ है और फॉल्स भी दिया हुआ है। तो इसके चीजों को सीखने के लिए आपको कोडिंग वगैरह या पूरे एप्लीकेशन को प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा, सो दैट आप जो भी इनपुट देंगे उसका आउटपुट इजिली आप निकाल पाओगे। फिर आता है लूप्स क्या होते हैं। अ लूप्स इज यूज फॉर इंटरैक्टिंग ओवर अ सीक्वेंस रिपीटली, यानी आप कोई भी चीज को, किसी भी चीज की सीक्वेंस जो होती है उसको बार बार ये रिपीट करता है। सीक्वेंस कौन सी, जैसे कि सीक्वेंस लाइक वेक्टर है, अरे है, लिस्ट जो मैंने अभी पढ़ाया, अप्लाई फैमिली, ये सारी चीजों को रिपीट बार बार करता रहता है उसी सीक्वेंस को, तो उसे हम लूप्स कहते हैं। आर इंक्लूड क्या करता है, फंक्शन लाइक अप्लाई, ठीक है, एल अप्लाई, एस अप्लाई, वी अप्लाई, टी अप्लाई एंड आर अप्लाई। इसको अभी हम टेबल की मदद से आपकी बुक्स, सो अब हम देख लेते हैं जो हमारे मेन जो टेबल्स रह गए थे। तो ये रहा डेटा स्ट्रक्चर इन आर, जो कि हमने मेन समझ लिया है। वैसे इसमें काफी सारी चीजें दी गई हैं जो कि हमारे काम की नहीं है, बट स्टिल जो मेन है वो आपको मैं समझाती हूँ। वैक्टर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया, इसका एक बार आपको समझ लेना है टाइप्स ऑफ वैक्टर में क्या क्या आता है और उसके एग्जाम्पल समझने जरूरी है। तो बेसिकली न्यूमरिक वैक्टर आता है, इंटीजर वैक्टर आता है, करेक्टर वैक्टर आता है, लॉजिकल वैक्टर आता है, कम्प्लेक्स वैक्टर आता है, रॉ वैक्टर आता है। तो देखो जो न्यूमरिक वेक्टर होता है उसके अंदर स्टोर किए जाते हैं नंबर, जो कि डेसिमल और होल नंबर्स वाले होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आपके सामने है, डेसिमल में 1.5, 2.3, 4.8, ये सारे स्टोर नंबर होते हैं जो कि डेसिमल और होल नंबर को कंसीडर करते हैं। इंटीजर वेक्टर में स्टोर इंटीजर करता है, डिफाइंड बाय एडिंग एल आफ्टर द नंबर, नंबर के बाद एल लगाया जाता है, जैसे 1L या 2L, 3L, 5L, इस तरीके से इंटीजर वेक्टर कहा जाता है जिस भी नंबर के पीछे आपको एल ऐड करना होता है, तो वो स्टोर इंटीजर कहलाता है। कैरेक्टर वेक्टर में क्या होता है, स्टोर स्ट्रिंग्स और टेक्स्ट वैल्यू, आपको क्या करना है, स्ट्रिंग्स ऐड करनी होती है, यानी कि टेक्स्ट वैल्यू भी बोलो या फिर स्टोर स्ट्रिंग्स बोलो, बात एक ही है, दो नाम है इसके। जैसे कि आप देखते हो एप्पल, बनाना, मैंगो, चेरी, या फिर किसी फ्रूट का नेम, या फिर किसी भी अनदर नेम, वेजिटेबल का नेम, तो आप देखते हो स्टोर स्ट्रिंग से इसको कंसीडर किया जाता है। और आप ये बुक्स में भी देखते हो, काफी जगह लिखा रहता है, या फिर आप कंप्यूटर में देखते हो, ये सारी इस तरीके से लिखा रहता है। लॉजिकल वेक्टर में आता है
बुलेरियन वैल्यूज आते हैं, जैसे ट्रू एंड फॉल्स हो गया, ठीक है, कि वो चीज सही है या गलत है ऐसे। कॉम्प्लेक्स वेक्टर में क्या आता है, बेसिक बेसिक चीजें हैं, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ना यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे अगर वेक्टर पे क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, तो आप टाइप्स लिख दोगे, इसके छोटे छोटे से एग्जाम्पल जो बुक में दिए हुए हैं बस आपको वो लिखने हैं। कॉम्प्लेक्स में आता है बेसिकली स्टोर कॉम्प्लेक्स नंबर विद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, ये आपने वही है। काफी सारी चीजें ऐसी भी हैं जिन बच्चों ने क्लास 10 तक मैथ्स पढ़ी है, तो उन्हें हो सकता है मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन ना किया हो, किया ही नहीं होगा, क्योंकि 10 तक तो था नहीं। 11th 12th में काफी सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, तो ये आपको समझ आ रही होंगी, क्योंकि वो हमने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अभी ये आर में पढ़ रहे हैं, तो वही सारी चीजें हैं, बट इनको अलग अलग सब सेट्स में या सब डिवीजन में करा हुआ है और अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे 1+2i 3 - 4i, ठीक है, ये इमेजिनरी वाला एक आपका चैप्टर हुआ करता था क्लास 11th के अंदर, ठीक है, जिन्होंने मैथ्स पढ़ी उन्हें पता होगा। रॉ वेक्टर में आता है स्टोर रॉ बाइट्स को वो स्टोर करता है, ऑफ्टन यूज फॉर लो लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है, इस तरीके से लिखा रहता है 0x441, 0x42, इस तरीके से रिप्रेजेंट एबीसी ऐसे करता है एज अ रॉ, ठीक है, तो ये सब आता है। और ये समझ आ गया आपको, तो इस तरीके से कुछ इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलते हैं इसके। नेक्स्ट पे आ जाती हूँ मैं, थोड़ा सा नीचे आ गई हूँ, और नीचे जाती हूँ, जो जो मेन मेन है वो आप लोगों को बता देती हूँ मैं। ये भी आप वैसे रीड आउट करना चाहो तो एज सच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिसलिनियस फंक्शंस वगैरह भी दिए गए हैं, जैसे ऑल है, तो चेक इफ ऑल एलिमेंट आर ट्रू, दे कैन ऑल्सो चेक बेस्ड ऑन कंडीशन, ठीक है, तो ट्रू फॉल्स इस तरीके से एग्जांपल के तौर पे उसका आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, या एनी या एनए नॉट एप्लीकेबल, नल है, वेक्टर है, इस तरीके से आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। एग्जाम्पल्स भी दिए गए, तो आप एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। मैट्रिसेस रॉ कॉलम मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। क्रिएशन, इस तरीके का कुछ इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलता है, देखो इस तरीके से मेथड 1 दे रखा है ऊपर, ठीक है, तो इस तरीके से रॉ कॉलम दे रखा है 1 4 7 10 2 5 8 11, ये रहा 3 6 9 12, तो इस तरीके से ये मेथड सेकंड है, ये थर्ड है, तो अलग अलग मेथड है इसको करने के लिए, और इस तरीके से कुछ इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पहले तो आपने हाथ से ही सॉल्व किया है इसको, लेकिन अगर हम आर में देखें तो ये इस तरीके का कुछ इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, बनाना नहीं है आपको, बस पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं अपना नीचे की तरफ आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, बट इतना ज़्यादा आपको नीड नहीं है, आपको मेन मेन बस मीनिंग और छोटे छोटे एग्जाम्पल कर लो, ठीक है। ये सब हो गया आपका, लिस्ट मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम लोग, जो आपको मेन मेन समझाना है मुझे। डेटा फ्रेम्स भी मैंने आपको समझा दिए हैं, तो इस तरीके से कुछ इंटरफेरेंस देखने को मिलता है आपके। डेटा फ्रेम क्रिएशन शोन इन कोड विंडो में ऐसे दिखता है, डेटा फ्रेम जैसे कि नेम, ठीक है, राम सीता मुकुल हो गया, उनकी एज दे रखी है, तो इस तरीके से कुछ दिखाई देता है रॉ कॉलम, ठीक है, इस तरीके से। इसमें मेन बेसिकली वही समझाया गया है। एंड ये अनदर एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नेम, एज, सैलरी, डिपार्टमेंट, है ना, कि किस डिपार्टमेंट का पर्सन है, तो इस तरीके से आप अगर इनपुट देते हैं तो आउटपुट इस तरीके से दिखाई देता है, कमांड देते हैं तो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नीचे, अब लूप्स देख लेते हैं, इसका इंटरफेस कैसा होता है। लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव लूप्स इन R2, ठीक है, तो दे आर बेसिक स्ट्रक्चर अलाउइंग अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटली, वही मैंने आपको समझाया। फॉर लूप्स इट इज यूज टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट दैट आर इटरेटेबल, जैसे कि यहाँ पे वेक्टर ऑफ नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5, यूजिंग फॉर अ लूप टू प्रिंट नंबर, अगर आपको प्रिंट करना है तो इस तरीके से आप कॉलम वाइज देखोगे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा रहेगा, जैसे आपने इनपुट दिया वैसा आपको ये शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे की तरफ, तो ये आपका अप्लाई फैमिली है। द अप्लाई फैमिली इन आर इंक्लूड फंक्शन लाइक अप्लाई, आर अप्लाई, ये सारी चीजें मैंने मेन मेन लिख दी थी, बस इनका एक टेबल आपको समझाना है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ये रहा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे दिया गया अप्लाई फैमिली फंक्शंस, ठीक है, कि कौन सा जो अप्लाई है उसका क्या फंक्शन है, अप्लाई फैमिली के फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले सिंपल अप्लाई है, जिसे हम मैट्रिक्स अरे भी बोलते हैं, जैसे कि फंक्शन है अप्लाई, इनपुट टाइप उसका मैट्रिक्स अरे है, आउटपुट क्या निकलेगा, वेक्टर लिस्ट अरे, ठीक है। उसके बाद आता है आप लोगों का यहाँ पर यूज केस, यूज केस में आता है अप्लाई फंक्शन अक्रॉस रो एंड कॉलम आ जाते हैं, ठीक है। एल अप्लाई में लिस्ट वेक्टर आता है, आउटपुट इसका लिस्ट है।
यूज केस क्या है, अप्लाई अ फंक्शन टू ईच एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, यानी कि आप अप्लाई करते हो ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट के लिए। एस अप्लाई क्यों इस्तेमाल में आता है, सिंप्लीफाई द रिजल्ट ऑफ एल अप्लाई, कि अगर आपको एल अप्लाई का सिंपली रिजल्ट निकालना है तो आप एस अप्लाई का मदद लेते हो। वी अप्लाई में क्या आता है, लिस्ट फैक्टर आता है इनपुट में, आउटपुट में आता है प्रेजेंट टाइप और सिमिलर टू एस अप्लाई, ठीक है। टी अप्लाई वेक्टर है इनपुट और आउटपुट अरे लिस्ट है। आप सोचोगे ये सारी चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रही, बट ये देखो प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, लेकिन मेन मैं इतना तो करा ही रही हूँ कि आपको चीजें समझ आए, ठीक है। तो टी अप्लाई में आता है अप्लाई अ फंक्शन टू ग्रुप ऑफ डेटा बेस्ड ऑन अ फैक्टर, जो कि फैक्टर पे बेस्ड होती है उस पर ये अप्लाई होती है। एम अप्लाई में आता है मल्टीपल सिंप्लीफाइड रिजल्ट अप्लाई अ फंक्शन टू मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स इन पैरेलल, जो कि पैरेलल होती है। फिर आता है आर अप्लाई, जिसमें आता है एलिमेंट्स इन अ नेस्टेड लिस्ट, ठीक है, तो वो आता है। तो ये था बेसिकली, बस रीड करना है आपको मेन और बाकी मैंने जो जो आपको समझाना था प्रैक्टिकली दिखाने थे टेबल्स, वो मैंने यहाँ से दिखाए, क्योंकि बिना टेबल देखे या बिना ये आप इंटरफेस देखे आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने पीडीएफ का भी मदद लिया है, क्योंकि ये मैं बना भी सकती थी बट इतना टाइम नहीं है अभी कि मैं ये सारे जो है आपको कॉपी पे बना के दिखाऊं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मुझे फटाफट सिलेबस कराना है। जितने कम टाइम में सिलेबस हो जाए उतना बेहतर है, क्योंकि इसका वन शॉट बनाने में भी टाइम लग जाता है। तो जल्दी से जल्दी मेरे को ओवर करना है। लेसन नंबर 4 यानी जो 4 चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, अब 2 चैप्टर रह गया, फटाफट कंप्लीट कराती हूँ और उसके बाद वन शॉट देती हूँ, उसके बाद सीजी और जीएसटी कराना है। देन आप लोग जो है प्रिपेयर हो जाओगे अपने एग्जाम्स के लिए। सो ऑल दी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। मैं अभी से कहना चाहती हूँ मेहनत स्टार्ट कर दो, बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।